नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था और उस न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग हमने अपना दूसरा चैप्टर देख लिया था जिसका नाम था राजा, किसान और नगर, यानी किंग, फार्मर्स, टून्स या फिर टाउन्स। तो वो हमने पूरा समझ लिया था। तो इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है खरोष्टी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया। तो इसी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ठीक है, तो इसको आज हम समझ लेते हैं और ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसको हम समझते हैं। और ये जो टॉपिक है ना, ये आप अपने एनसीईआरटी बुक को खोल लो, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी बुक में जब आप जाओगे तो आपको नीचे आना पड़ेगा थोड़ा सा। पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ कितने पे है वो। देखो, आपको पेज नंबर जो है ना 47 पे मिलेगा, 47 पे आपको मिलेगा। तो इस पेज पे आप आ जाओ, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि इसका अर्थ किस प्रकार से निकाला गया। ठीक है, क्योंकि ये खुद एक टॉपिक है। अगर मैं आपको उसमें समझा देता, मैंने वैसे आपको समझा भी दिया है उसमें, लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको एक अलग वीडियो में एक तरह से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझो और हर चीज़ देखो कि इसका अर्थ कैसे निकाला गया। तो देखो, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये खरोष्टी लिपि से पहले का क्या कहानी था। तो देखो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रमुख अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। उसने 1830 के दशक में, दशक की बात करें तो वैसे सही डेट बताऊं तो 1838 में जो है इसका अर्थ निकाल लिया गया। और जो जेम्स प्रिंसेप था उसने दो लिपि का अर्थ निकाला था, एक तो ब्राह्मी था और एक था खरोष्टी। तो ब्राह्मी के ऊपर मैंने आपको पहले मतलब वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया था आपको, उसमें आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और दूसरा उन्होंने निकाला था खरोष्टी लिपि का अर्थ। तो आज हम यही समझेंगे कि इसका अर्थ कैसे निकाला गया। और कुल मिला के जो है ना, उस समय जिसने जेम्स प्रिंसेप ने जैसे अर्थ निकाला उसी समय जो है, और वो एक ऐसे कुछ आपको बताऊं तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत प्रमुख अधिकारी था और उसका जो है यहाँ पे भूमिका सबसे अधिक है। आपने जब वहाँ पे पढ़ा होगा प्रिंसेप और पियदस्सी, उसमें भी ये टॉपिक आया था। ठीक है, तो वहाँ पे आपने विस्तार से समझा था। तो उसी में एक शब्द था कि खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे कि खरोष्टी लिपि का अर्थ जो है जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में निकाला था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, और उसने जो है अर्थ निकाला, और उसने जो अर्थ निकाला है वो बहुत ही मतलब आपको कहूँ तो ये लिपि जो है ना बहुत ही खतरनाक लिपि है, बहुत ही डेंजर है, बहुत ही रहस्यमय लिपि था। लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत इतिहासकार थे, बहुत ही पुरातत्वविद थे, उन्होंने इसका अर्थ वो निकाल ही नहीं पाए एक तरह से। ठीक है, तब बहुत दशक बाद, बहुत सदी बाद, तब जाकर जो है जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति था जो कि 1838 में जाकर जो है इसका अर्थ निकाल लेता है। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ निकालना सफल हो जाता है। तभी हमारे लिए एक टॉपिक बन जाता है जिसका नाम है खरोष्टी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया। तो अब हम यही समझते हैं कि इसका अर्थ किस प्रकार निकाला गया। तो देखो, पश्चिम उत्तर से जितने भी अभिलेख मिले ना, वो सभी ना खरोष्टी लिपि में एक तरह से लिखे गए थे। पूरा उसका कहानी जो है वो खरोष्टी लिपि में ही देखने को मिलता है है ना। बहुत ही अजीब सा था, बहुत ही अटपटा था, उसको पढ़ना आम बात नहीं था। लेकिन बहुत से इतिहासकारों ने उसको पढ़ा, देखा, समझा, और बहुत बार वो लोग ऐसे हो गए, उन्होंने सोचा कि ये जो है एक संस्कृत भाषा है, कुछ ने कुछ और समझे, है ना। मतलब कुछ व्यक्ति कुछ और समझ रखे हैं, कुछ और कह रहे हैं, सबका विचार अलग है। तो इस क्षेत्र में शासन करने वाले जो हिंदू यूनानी है, उनके जो राजा थे, वो लगभग बताऊँ तो द्वितीय प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की बात करूँ, यानी ईसा पूर्व से आगे आप चलोगे तो 1000 साल तक की जो कहानी है, उस समय क्या हुआ, उनके द्वारा कुछ अभिलेख बनाए गए थे। ठीक है, सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई उस समय। जैसे उनके अभिलेख मिले वैसे सिक्कों से जो है एक तरह से आसानी हुआ जानकारी एकत्र करने में। इन सिक्कों में राजाओं के नाम भी लिखे गए थे। इसमें यूनान के जितने भी राजा थे उनके नाम इस अभिलेख पे लिखे गए थे, और ये सभी जो है खरोष्टी लिपि के अंदर आते हैं। ठीक है, यूनानी भाषा पढ़ने वाले जो यूरोपीय थे उन्होंने अक्षरों का मेल किया। उन्होंने क्या किया, इसका जो अक्षर है
इसका मेल किया अन्य अक्षरों के साथ और जो अभिलेख मिल रहे हैं उन अक्षरों के साथ। उदाहरण के लिए आप ये मान सकते हो, एक मिनट, उदाहरण के लिए आप ये मान सकते हो कि एक तौर पे आप ये समझो, दोनों लिपियों में ना एक तरह से बहुत ही समानताएं हैं, ठीक है। और ऐसा समझ सकते हो आप, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। या फिर उनका समय भी एक तरह सेम ही है, पुरानी लिपि है दोनों। और मान लीजिए, मान लो ए प्रयुक्त किया गया इस समय ना इसको समझा गया, अ जो है ना शब्द ये दिया गया, वर्ण मान सकते हो आप। तो चूँकि जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि में जितने भी लिखे गए अभिलेख हैं उन सब के भाषाओं को पढ़ा था उन्होंने, और फिर सभी को देखा समझा, और फिर जाके जो है इसकी पहचान जो है वो प्राकृत भाषा के हिसाब से समझा गया, सोचा गया, देखा गया, अभिलेख को एकत्र किया गया। पश्चिम उत्तर जो भारत थे वहाँ से अभिलेख को लाया गया, यूनान के जो राजा थे उन्होंने अभिलेख को बनवाया था, और बनाने के बाद जितने भी अभिलेख इनको एकत्र हो रहे थे उनको ये पढ़ भी रहे थे, प्राकृत भाषा के साथ मेल भी हुआ, और फिर जाके जो है खरोष्टी लिपि के वर्णों को मेल किया गया, पढ़ा गया, देखा गया, समझा गया। और मैं आपको कहूँ तो बहुत से इतिहासकारों ने इसका अर्थ निकालने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत समय लगा, सदी लगा, दशक लगा, ठीक है। तब जाके कहीं जाकर आप समझ सकते हो कि 1838 में एक व्यक्ति ने इसका अर्थ निकाल लिया, ठीक है। इस प्रकार इसका अर्थ निकाला गया था। आप ऐसा कह सकते हो कि जो पश्चिम उत्तर से जितने भी अभिलेख मिले थे, जो कि यूनान के जो राजा थे उन्होंने वहाँ पे अभिलेख बनवाए थे, और जो प्राकृत भाषा में थे, संस्कृत में थे, ठीक है, और ये कुछ खरोष्टी लिपि में भी थे, तो कुछ कुछ उनमें मेल किया गया, समझा गया, अक्षरों का मेल किया गया। देखो, कोई भी लिपि हो उसका अर्थ कैसे निकाला जाता है, सीधा सा जवाब यही होता है कि उस अक्षरों को अन्य अक्षरों के साथ मैच करना। अगर वो मैच हो जाता है इसका मतलब है कि वो उसी अक्षर का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सेम कहानी है, बस आप ये कह सकते हो पश्चिम उत्तर जो भारत है, पश्चिम उत्तर का मतलब होता है पश्चिम वाला साइड और उत्तर वाला साइड, इन दोनों साइड का नाम लेना होता है ना हमें, तो हम पश्चिम उत्तर कह देते हैं। इन दोनों स्थानों का नाम अगर हमें एक साथ लेना है तो हम कह देंगे सीधा पश्चिम उत्तर। इसमें पश्चिम का नाम आ जाता है और उत्तर का भी नाम आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों साइड से जितने भी अभिलेख मिले थे वो खरोष्टी लिपि में भी थे, लेकिन प्राकृत में भी थे, ठीक है। तो ये कुछ था इसका। और आप ये देखो, ऊपर एक ब्राह्मी लिपि का भी दे रखा है, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया था, आशा करता हूँ आपको वो समझ में आ गया होगा। और देख सकते हो साइड में आप देखो, ये है अपना ब्राह्मी लिपि, ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। और ये देखो, ये ऊपर अशोक के अभिलेख मिलेंगे कुछ, जिस अशोक एक सम्राट था जिसने अपने नाम का बहुत ही मतलब अभिलेख बनवाया था, वो अपने साम्राज्य के आसपास लगाया था, बहुत सारे अभिलेख उसको मतलब उसके मिल जाते हैं, ठीक है। और बाकी बहुत ही मैंने आपको सरल भाषा में समझाया था, चैप्टर बिल्कुल विस्तार से, तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप एक काम करो, आप मुझे कमेंट करके बताओ, और बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और बाकी मैं आपको बता दूं, हम जो है अपने न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग अपने 7वें अध्याय तक कर चुके थे, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो उसके आगे जो हमारा चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य, उसमें आप समझोगे मुग़ल काल जो था उसमें किसानों की क्या दशा थी, वो आप समझोगे, महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये आप उस चैप्टर में समझोगे। पूरा मुग़ल काल के ऊपर चलेगा वो। और एक चैप्टर पहले भी हुआ करता था जिसका नाम होता था शासक और इतिवृत्त, ठीक है, शासक और इतिवृत्त। इसमें इस जो चैप्टर है ना, शासक और इतिवृत्त, ये मुग़ल काल के ऊपर रहता है। मुग़ल काल में जो दरबार था मुग़ल काल का, मुग़ल साम्राज्य का, उसमें दरबार में जो व्यक्ति होते थे उनका आपस में मेल क्या था, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, वो आपने उस चैप्टर में पढ़ा था। वैसे ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, शासक और इतिवृत्त। तो हम उसके आगे का चैप्टर, उसके पीछे का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।